Hello everyone. So, welcome to Win Science. आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़ जो है उस चैप्टर का पार्ट 2 है ये। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल वाले तो हमने कवर कर लिए पहले। अब इट इज़ टाइम फॉर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। देखो, सिंपल वाले जो होते हैं ना, मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो जो सिंपल वाले होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं पूरे टिश्यू में। एक टाइप के CELLS सेल्स होते हैं पूरे टिश्यू में, इन द TISSUE टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ना मोर देन वन टाइप, वन प्लस या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ओके, तो हम पहले प्लांट में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या है क्या नहीं है। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। तो वन टाइप वालों को सिंपल परमानेंट कहेंगे, और जो जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ओके, ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो मतलब ये भले ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हो, लेकिन इनका फंक्शन एक ही है। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो ऐसे टिश्यूज है प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स है। दोनों का काम ये है कि वो कंडक्शन करते हैं। मतलब देखो, प्लांट जब हम पकड़ेंगे कोई, तो उसके टॉप तक पानी या फिर खाना पहुंचाने का, या फिर ऊपर से नीचे रूट्स में खाना पानी पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं ये टिश्यूज़। तो इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ बोलते हैं। ओके, तो इनको हम वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये बंडल की तरह दिखते हैं। देखो, ऐसा एक बंडल होता है टिश्यूज़ का, तो इसलिए हम इन्हें वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो जाइलम में क्या क्या आता है देखते हैं हम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो देखो, जो एक जाइलम है XY मतलब जाइलम, इसमें आता है TRA ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो इनमें से ना सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही क्या आता है, लिविंग आता है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, बाकी सभी टिश्यूज़ आर डेड। अब इनका रीज़न क्या है कि ये डेड हो, ताकि इनके अंदर से ऐसे स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर बने, ताकि वाटर ऊपर नीचे जा सके, या फिर मिनरल्स जो है, वाटर मिनरल्स, ये ऊपर नीचे जा सके। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। मतलब जब ये मैच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर से पानी जाता है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर। ठीक है, पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। समझो, पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड को। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। मतलब जो जाइलम फाइबर्स होते हैं साइड में, देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो, ये फ्लोएम का है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिड्स। तो इनमें से ना ऐसे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। कुछ इस तरीके से ट्रैकिड हो गए, ये वेसल्स हो गए, और ये जो साइड में जो सपोर्टिंग है ना, इनको सपोर्ट करने वाले, तो इन्हें कहते हैं हम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। समझ गए। फ्लोएम, अब फ्लोएम में देखते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम का काम क्या है मैं बताता हूँ। फ्लोएम फूड, जाइलम वाटर। फ्लोएम के स्टार्टिंग में F आता है, मतलब साउंड में फ आता है, और फूड के भी स्टार्टिंग में फ आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फ्लोएम इज़ फॉर फूड, जाइलम इज़ फॉर वाटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब हम जानेंगे कि इनमें कौन से 5 टाइप के सेल्स होते हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स,
फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो सीयू का मतलब क्या है। आप जब चाय बनाते हो तो चाय को आप उबाल कर फिर एक सीयू की मदद से फ़िल्टर कर लेते हो। तो वो जो फ़िल्टर करने का बर्तन होता है ना, जिसमें जाली लगी रहती है नीचे से, तो उसको हम सीयू कहते हैं। या फिर जब आप आटा आटा जब रोटी बनाते हो तो ऐसे आटे को जब आप ऐसे फ़िल्टर कर लेते हो ना, तो वो जो छोटा छोटा होल्स वाला होता है, छन्नी शायद कहते हैं, तो वो होती है सीयू। तो उसमें क्या क्या आता है देखो, सीयू सेल्स, सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीयू ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। अब परफोरेटेड वॉल्स क्या होते हैं देखो, परफोरेटेड मतलब इस तरीके से, देखो परफोरेटेड मतलब कुछ इस तरीके से इसमें होल्स 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 होंगे, समझ गए। अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स का फूड कहाँ पे बनता है बच्चों, लीव्स में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर सेल्स आर लिविंग। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स छोड़ के इनमें सारे के सारे जीवित है, आई मीन लिविंग है। अब हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। देखो ये क्वेश्चंस जो है ये आपको खुद से कर लेने हैं। उसके बाद एनिमल टिश्यूज़ अब हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ जैसा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शायद इस चैप्टर में कोई नहीं है। आपको फ्लोएम वगैरह तो याद करना है ही, मतलब वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है एनिमल टिश्यूज़। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि एनिमल टिश्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है जो आपको अब से अगर आपको याद होने लगी तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आइए यार पढ़ लेते हैं एनिमल टिश्यूज़। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ चेस्ट, ऑब्वियसली। अब खुद के चेस्ट पे हाथ रख के देखो, सांस लेकर देखो ऐसे चेस्ट आगे पीछे मूव होता है। इसी तरह से ना एक्चुअली जो एनिमल्स है वो ज़्यादा मूव करते हैं, प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है, इसलिए हमारे में ज़्यादा डेड सेल्स नहीं रह सकते। हमारे में सारे के सारे सेल्स लिविंग ही चाहिए। मतलब डेड सेल्स होते हैं लेकिन मैक्सिमम तो हमें लिविंग सेल्स चाहिए, कुछ डेड सेल्स चाहिए। उसी तरह से प्लांट में डेड सेल्स से भी काम चल जाता है। डेड सेल्स प्रोटेक्शन में हेल्प आते हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट्स इन मूवमेंट। मतलब हमारे बॉडी के जो भी सेल्स है तो उनमें जो मूवमेंट होती है, स्केलेटल मसल या फिर चलो मसल्स जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और फिर ये स्ट्रेच होते हैं या फिर ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो उन मसल्स को हम ये भी कहते हैं कि दिस मसल्स दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैन बी कॉल्ड एज मसल सेल्स। अब आगे, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज द ऑक्सीजन गो? इट इज़ एब्जॉर्ब इन लंग्स वेयर देर इज ट्रांसपोर्ट where then it is transported to all the body cells through the blood। मतलब जो लंग्स में जो हमारे ऑक्सीजन जाता है, लंग्स देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, तो उसमें से जो ऑक्सीजन जाता है ना, वो बाकी के देखो ये ब्लड की सप्लाई है। हमारा ब्लड भी एक टिश्यू है, वैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन ब्लड भी टिश्यू है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर ब्लड के साथ ब्लड की हेल्प से पूरे के पूरे बॉडी में चला जाता है। Why would cells need oxygen? The function of mitochondria we studied earlier provides the clue to this question। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपीज बनाने के लिए हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होती है एनर्जी, तो वो ATPs के फॉर्म में होती है। तो ये ATP बनाने के लिए हमें चाहिए भाई क्या, ऑक्सीजन। और ATP की मदद से ही हम मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो फिर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, सिर्फ खाना खाने से कुछ होगा नहीं।
तो दिस इज़ वाई वी नीड ऑक्सीजन. Blood flows and carries various substances from one part of body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. मतलब जिस तरीके से जाइलम और फ्लोएम के अंदर सैप मतलब वो जो लिक्विड होता है वो ऊपर नीचे फ्लो होता है फूड और मिनरल्स लेके, उसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड फ्लो होता है जो वाटर, मिनरल्स, हॉर्मोन्स सब कुछ कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी. ये ध्यान रखो, ये आप भूल सकते हो, ब्लड भी एक टिश्यू ही है. ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म we can think of different type of animal tissues such as epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. तो मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये अभी हमने क्या देखा. तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब फंक्शन की बेसिस पे हम किसी भी एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने सर, इपिथेलियल क्या है, कनेक्टिव क्या है सर, मस्कुलर तो समझ आ गया मतलब जिसमें मसल होने वाला टिश्यू. सर ये नर्वस वाला कैसा है सर, वो बहुत ज़्यादा शर्माता है क्या सर, वो ज़्यादा नर्वस होता है क्या? नहीं, देखो यही हम अब आगे पढ़ने वाले हैं. आगे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया ध्यान लगा के सुनिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, या फिर कोई बात नहीं बाद में कर लीजिए जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तब, है ना. तो इपिथेलियल टिश्यूज़, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ in the animal body are epithelial tissues. Epithelium covers most organs and cavities within the body. Also forms a barrier to keep different body systems separate. समझ गए? मतलब जो इपिथेलियल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ है जो किसी ऑर्गन के ऊपर ऐसे 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 लग के बॉडी के ऑर्गन के ऊपर डेवलप होके किसी भी ऑर्गन को सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. किसी भी ऑर्गन को कवर करने का काम इपिथेलियल टिश्यू करते हैं. मतलब ये कवर है. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग alveoli, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज़. मतलब जो हमारी स्किन है वो भी एक तरीके की लाइनिंग है ना हमारे बॉडी के ऊपर. हाँ, तो स्किन, हमारे माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है वो, मतलब अगर आप हाथ भी लगाओ मुंह के अंदर तो इपिथेलियल टिश्यू को ही लग रहा है आपका हाथ. नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स, मतलब खून की नलियाँ. अब आपको कैसे बताओ, ब्लड वेसल जो होती है ना वो भी देखो इस तरीके से इनमें से ब्लड फ्लो होगा, तो ये भी इपिथेलियल टिश्यू से कवर होती है. इपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट. मतलब ये टाइटली भी पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस शीट भी बनाते हैं. दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग सेल मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथेलियम. इन्होंने भी ऑब्वियसली कह दिया. तो ये जो हमारे, देखो मैं आपको स्किन ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये हो गई हमारी स्किन. तो स्किन जब आप जूम करोगे ना तो कुछ इस तरीके का इपिथेलियम का, मतलब इपिथेलियल लेयर का एक कवरिंग आपको देखने मिलेगा. तो अब आप पूछोगे सर ठीक है लेकिन ये ऑब्वियसली वाला नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस वाला पॉइंट नहीं समझ में आया. तो देखो अगर आप आपके पेट के फैट्स निकालोगे ना, फैट्स, तो वो कुछ इस तरीके से दूर दूर होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होता है ना वो ज़्यादा पाया जाता है. लेकिन इनमें सारे सेल्स चिपके चिपके होते हैं, इसलिए इनमें कोई भी नहीं होता स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस. तो यही बताया है. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथेलियम. तो अब आप कहोगे सर मैंने तो खाना खा लिया, तो अब ये कहाँ से एक लेयर से पास होता है? तो मैं आपको बताता हूँ.
जब आपके इंटेस्टाइन में खाना आता है ना, तो इंटेस्टाइन में देखो ये ब्लैक कलर का खाना है, तो ये ना इंटेस्टाइन की वॉल से जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये एक मीडियम हो गया। हमारी जो हवा होती है ना, जो हम हवा ब्रीद इन करते हैं, तो देखो ये हो गई ब्लड वेसल, ये हो गया लंग, लंग का अल्वियोली, अल्वियोली, और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो हवा यहाँ से इसके अंदर जाती है, तो फिर दो मेम्ब्रेन्स पार करके ही जाती है। तो इसी तरीके से स्किन के अंदर कोई भी चीज़ डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती, उसको एक मेम्ब्रेन के थ्रू ही आना पड़ता है। तो ये मेम्ब्रेन का काम इपिथेलियल भी कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द permeability of the cell of various epithelia plays important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, also between the different parts of the body. तो अब ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गला क्लियर करने दो। तो देखो अब आपके स्किन के ऊपर अगर कुछ चीज़ रख दी, मैं ऐसे येलो येलो ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या वो अंदर सिंक इन होती है? नहीं होती सिंक। तो लेकिन अगर मैंने, मतलब देखो हवा भी, चलो लेट्स सपोज हवा हम दूसरे रेड कलर की ले लेते हैं, रुको एक मिनट। तो देखो ये रेड कलर की हमारी हवा है, तो ये स्किन है और ये हो गई अल्वियोली। अल्वियोली के एक ही लेयर होती है ऐसे, मतलब, और ये सेल का ये बहुत चपटा सेल होता है, तो ये उसका न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे भी हमने रेड कलर वाली हवा रख दी। चलो लेट्स सपोज रेड ही है हमारी हवा, तो देखो ये हवा है, तो कहाँ से हवा अंदर सिंक हो जाएगी? नीचे, नीचे। तो कहाँ से होगी? इससे। तो इसकी टेंडेंसी हवा लेने की ज़्यादा है कंपेयर टू स्किन, मतलब स्किन के अंदर तो हवा जाती नहीं है। तो इसी तरीके से इसी तरीके से इपिथेलिया जो है वो काम करता है परमिएबिलिटी में। परमिएबिलिटी मतलब परमिशन अंदर आने के लिए। तो ये इनमें जो डिफरेंस आता है ना, तो इसी मदद से रेगुलेटिंग होता है जो चीज़ें अंदर आ रही है बॉडी की और जो चीज़ें बाहर जा रही है बॉडी से। अब कुछ कुछ बार क्या होता है कि किडनी ने कुछ भेज दिया, तो वो हमारे हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इपिथेलिया ही हार्ट का डिसाइड करता है कि कितना ज़रूरत है उस चीज़ का। समझ गए? आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये बार बार पढ़ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Regardless of the type, all epithelium are usually separated from the underlying tissue by a extracellular fibrous basement membrane. तो देखो कैसा है, कोई भी इपिथेलियम जो है ना, स्किन पकड़ लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो ये स्किन के अंदर वाले जो सेल्स है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो जो पियर्स के एड में आता है या फिर वो एड्स में आता है टीवी के, वो रियल नहीं होता, पॉन्ड्स के और कुछ कुछ। तो देखो इस तरीके से अगर हमारे इपिथेलियम के सेल्स है ना ये, तो इनके बीच में ना ये ऐसे 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 एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है जिसमें कोई भी सेल नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस, मतलब इसमें फाइब्रस होते हैं, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होती है हमारी ओरिजिनल अंदर की त्वचा या फिर अंडरलाइंग टिश्यू, और ये होता है हमारा ईपीआई, इपिथेलियम। समझ गए? डिफरेंट इपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शंस, मतलब डिफरेंट इपिथेलिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं और एक दूसरे के साथ अलग अलग कोरिलेशंस में काम करते हैं। मतलब जिस टाइप का इपिथेलिया हमारे स्किन पे है उस टाइप का इपिथेलिया हमारे स्टमक के अंदर नहीं होगा। जिस टाइप का इपिथेलिया हमारे ग्लैंड्स में है उस टाइप का इपिथेलिया हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होगा। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से समझ गया हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स लाइनिंग इन वेसल्स ऑफ अल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ऑकर्स थ्रू सिंपली फ्लैट काइंड। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन टाइप के इपिथेलियाज होते हैं। देखो इपिथेलियाज
एपिथेलियम के टाइप्स कितने हैं? स्क्वैमस, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नए नए नाम आएंगे, नए नए नाम जाएंगे। आपको बस क्या करना है, ध्यान में रखनी ये चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो। स्ट्रेटिफाइड, इनसे डरना नहीं है, अगर आप एक बार डर गए तो समझो हो ही गया आपका बायो। ये हो गया क्यूबॉइडल और ये हो गया कॉल्यूमिनार। तो देखो, तो आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, सर ये क्या बता दिया, सर ये आता ही नहीं है मुझे, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही हूँ बच्चों। तो आप अब हम हमारा आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, इपिथीलिया के टाइप्स। तो शिष्यों, ये है स्क्वैमस इपिथीलिया। स्क्वैमस मतलब टाइल जैसे होते, एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। तो इनको हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया। समझ गए? तो ये कुछ, अब मैं आपको पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन समझ लो ये ऐसे फ्लैट है। समझ गए? ये ऐसे मतलब हमारे घर की जिस तरह से टाइल्स होती है ना, या फिर बाथरूम की टाइल्स होती है, या फिर जहाँ भी आपने टाइल्स देखी हो या फिर ब्लॉक्स देखे हो रेलवे स्टेशंस पे, तो इस तरीके से ये फ्लैट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? द इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विथ स्क्वैमस इपिथेलियम। इसोफेगस मतलब हमारा फूड पाइप, वो हमारा माउथ के अंदर का पार्ट, मतलब अगर आप आपके गाल के अंदर वाले पार्ट को हाथ लगाओगे तो वो होगा स्क्वैमस इपिथेलियम। समझ गए? स्किन भी है, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, लेकिन वो सिंपल स्क्वैमस नहीं होता। देखो, अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सिंपल मतलब जो सिर्फ एक लेयर वाला होता है। समझ गए? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक लेयर वाला, इसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस। तो इस तरीके से आते हैं, और अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। अभी ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, कई कई बार ना, जैसे हम अगर हम चिकन खाएंगे या फिर हम कुछ भी खाना खाएंगे तो उसके साथ वो अंदर की त्वचा उधेड़ सकती है और नीचे जा सकती है, अंदर जो जाती भी है। तो इससे क्या होगा, मुंह के अंदर डैमेज हो जाएगा, राइट? तो इसी की वजह से ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम भी होता है हमारे माउथ के अंदर। आपके मुंह के अंदर टंग के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो हार्ड उसको हम पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। वो जो हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस पर रिजेस होती है, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, मतलब मल्टीपल लेयर्स होती है। हमारे पेट के अंदर भी एसिड से कई सारे सेल्स मर जाएंगे, तो उसमें भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमें देखना पड़ता है। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है? सिंपल में सिर्फ एक लाइनिंग है, स्ट्रेटिफाइड में अनेक लाइनिंग्स है। टाइल्स मतलब ऐसा सोच लो, टाइल्स के ऊपर टाइल्स, टाइल्स के ऊपर टाइल्स ऐसे रख दिए हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ख़त्म। फिर अब क्या होता है, जहाँ भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है उस जगह ना ऐसे सिंपल और थिन थिन चीज़ों से काम नहीं चलता। तो उनमें ना टॉल, ऊंचे और बड़े सेल्स का काम आता है। तो उन्हें हम कहते हैं कॉल्यूमिनार, मतलब पिलर लाइक। कॉलम, आपके अगर कहीं आसपास घर बना हो तो आपने कॉलम्स देखे होंगे। तो इस तरीके से कॉलम्स जैसे सेल्स हमें देखने मिलते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम में। देखो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है ना, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से जहाँ पे भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम आता है ना, तो उस जगह पे हमें देखने को मिलते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। समझ गए? दिस कॉल्यूमिनार मीन्स epithelium facilitates movement across the epithelial barrier in the respiratory tract। देखो अब ये कहाँ आते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जहाँ से हमारी सांस अंदर जाती है। तो इनमें जो होते हैं ना ये कॉल्यूमिनरी एपिथेलियम, तो वो मैं आपको इजी वे में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपके नाक के अंदर की चीज़ें है ये, नाक, आपका जो गला है उसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं
इनमें न्यूक्लियस नीचे आता है इन सेल्स में। अब इनमें आप पूछोगे सर ऊपर क्यों नहीं आता? अगर ऊपर होगा तो जब सेल कुछ सीक्रेट करेंगे, जैसे हमारे नाक के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है, मतलब जो येलो येलो लिक्विड होता है, तो उसके साथ न्यूक्लियस भी निकल जाएगा, तो इस वजह से इसको नीचे रखते हैं। अब आप आपके लिए बस यही एक्सप्लेनेशन ठीक है। तो इसके ऊपर होते हैं ये सीलियाज। अब आप पूछोगे सर ये सीलियाज क्या है? सीलियाज ऐसे ऑर्गेनलीज है सेल के जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। आपने वो देखी होगी केरला में बोट रेस केरला में, तो उसमें कैसे देखो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है उन लोगों का, तभी बोट स्पीड में आगे जाती है। इसी तरह से अगर हमारे सेल्स के ऊपर के ये जो छोटे छोटे पैर हैं वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे तो यह वाला म्यूकस यहाँ पे जाने में इजी होगा। तो ये काम है सीलियाज का अंदर। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इपिथेलियल के ऊपर होते हैं। सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। मतलब हमारा जो नाक जब क्लियर होता है तो उसका रीज़न यही है, ये सीलियाज। दिस टाइप ऑफ इपिथेलियम इज कॉल्ड एज सिलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। अब ये कॉल्यूमिनर इपिथेलियम का ही एक और पार्ट है सिलिएटेड, मतलब जिसके ऊपर सिलिया है। अब क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे आते हैं। क्यूबॉइड इपिथेलियम क्यूब जैसे होते हैं, क्यूब क्यूब क्यूब, कुछ इस तरीके से क्यूब क्यूब। तो अब आप पूछोगे सर ये क्यूब का क्या यूज़ है? तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल आप आगे पढ़ोगे, नहीं पढ़ा फिर भी मैं बता देता हूँ। किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो उनमें ये होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी ये होते हैं। इनका काम है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। समझ गए? इपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। मतलब जो हमारा इपिथेलियम है ना, वही आगे जाके ग्लैंड्स भी बनाता है। अब आप पूछोगे सर ग्लैंड्स का क्या यूज़ है? ग्लैंड्स आर यूज्ड फॉर सिक्रेटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स दैट अल्टर और दैट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ ली। कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं इन ग्लैंड्स से जिसकी मदद से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है, मतलब चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, या फिर हमारे बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों का सीक्रेट करने के लिए कुछ सेल्स बने होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं ग्लैंड सेल्स। अब आप पूछोगे सर विच इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? आपको आना चाहिए लीवर। समझ गए? उसी तरीके से ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? और एड्रिनल 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 ग्लैंड्स, मतलब जो किडनी के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं ना, देखो किडनी के ऊपर जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं ना, तो उनमें बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स में इस टाइप के सेल्स हमें मिल सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे सलाइवा सीक्रेट करते हैं वो गाल के नीचे होते हैं। समझ गए? समटाइम्स द पोर्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड। तो अब समझते हैं कि अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन ये अगर आपको अभी आता है तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हमारा जो नोज़ होता है ना, या फिर हमारी जो नाक के अंदर जो होता है ना नेज़ल रीजन, उसमें सिर्फ ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स, और वो डायरेक्टली बाहर क्या छोड़ते हैं? म्यूकस छोड़ते हैं, और फिर ये छोटा छोटा म्यूकस बन के बड़ा बड़ा म्यूकस बन जाता है। या फिर हमारा जो स्किन होता है ना, स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, ऐसे बीच में स्वेट ग्लैंड्स, तो वो भी स्वेट बाहर छोड़ते हैं। नहीं रुको, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होते हैं हमारे नोज़ वाले ग्लैंड्स और एक होती है हमारी स्किन। तो नोज़ वाले जो सेल्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और ये डायरेक्टली बाहर पूरा का पूरा क्या छोड़ते हैं? नोज़ के बाहर छोड़ देते हैं पूरा का पूरा म्यूकस, और ये फिर जमा होकर बड़ा सा म्यूकस बन जाता है। तो कुछ सेल्स क्या करते हैं, ये इतनी सारी जगह यूज़ करने की जगह अंदर फोल्ड हो जाते हैं। समझ गए? तो फिर ये कुछ इस तरीके से साइड से लग जाते हैं सेल्स। फिर ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पूरा का पूरा इनका जो भी हो ऐसे, और फिर ये बाहर भेज देते हैं। तो इस तरीके के ग्लैंड्स को कहते हैं हम मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स, और इस तरीके के ग्लैंड्स को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो इस तरीके के होते हैं,
और इस तरीके के ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। समझ गए? आई होप ये थोड़ा सा बाहर था। आपको सिर्फ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ध्यान में रखना है। ऐसा एपिथेलियम जो ग्लैंड का काम करे या फिर सिक्रीशन में काम करे, इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। या फिर आप ये समझ सकते हो कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ जा ही नहीं सकता। अब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ। हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। बस थोड़ा सा और 15 मिनट का और चैप्टर है, फिर नहीं, शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वी विल ट्राई 45 मिनट्स के अंदर जितना हो सके उतना कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अब कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब कैसे टिश्यूज़? कनेक्टिव टिश्यूज़ आर टिश्यूज़ दैट कनेक्ट टू बॉडी पार्ट्स या फिर मोर देन 2 बॉडी पार्ट्स। तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली प्लेस्ड, मतलब ये थोड़े से लूज होते हैं। एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? सेल्स के बीच के मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं, मतलब देखो ये मसल हो गए, तो इस सारे मसल को एक कोई तो जॉइन तो करना चाहिए ना, तो ये कुछ इस तरीके से बीच में आ जाते हैं, इनको कहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो पाए जाते हैं सेल्स उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव सेल्स। द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, डेंस और रिजिड। देखो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हिलते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे हाथ का बाइसेप ट्राइसेप, तो उसमें जो होते हैं वो जेली लाइक मैट्रिक्स हमें मिलता है या फिर फ्लूइड जैसा मैट्रिक्स मिलता है। कुछ टिश्यूज़ जो ज़्यादा मूव नहीं करते, जैसे हमारे ऑर्गन्स के बीच वाले, तो उनमें थोड़ा सा डेंस या फिर रिजिड होता है। या फिर एग्जांपल के लिए ले लो बोन के अंदर तो मैट्रिक्स पूरा का पूरा सॉलिड होता है, तो उनमें भी कुछ कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं, मैट्रिक्स में जो डेड सेल्स है उनको बाहर निकालते हैं, सेल्स को रिप्लेस करते हैं। देखो अब ये नया वर्ड है, आई होप यू गाइज डोंट नो दिस, पता है तो बहुत अच्छी बात है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का नेचर चेंज होगा। जैसा फंक्शन चेंज होगा उसी तरह से मैट्रिक्स भी चेंज होगा। अब आपको क्या जानना है? ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब ब्लड के सेल्स और सेल्स के बीच में जो पानी है वो फ्लूइड होता है। समझ गए? तो फिर इसमें होता है फ्लूइड या फिर लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड एज प्लाज्मा, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। इन विच द रेड ब्लड कॉर्पिस्कल्स या फिर RBCs, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होती है। अब आप कहोगे सर सस्पेंडेड मतलब क्या? सस्पेंडेड मतलब तैर रही होती है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स, मतलब जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या आता है? प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब हमारा खून जो बहता है वेसल्स के बीच में, तो वो गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं कि ये वाटर पाइपलाइन है या फिर गटर सिस्टम है, दोनों है एक्चुअली। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन किसको कनेक्ट करता है? बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज दे कनेक्ट with each other as well and also with muscles and ligaments. Bone is another type of connective tissue. It forms framework and supports the body. Okay, it also anchors muscles and supports main organs of the body. देखो ये मेन ऑर्गन्स क्या है? हमारे चेस्ट के नीचे या फिर चेस्ट के अंदर या फिर चेस्ट के ऊपर थोड़े से कुछ इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। इन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है। रिब केज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ऑर्गन्स लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, सपोर्ट भी करता है। अगर हमारी पीठ में अगर स्पाइन नहीं होता तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ वहाँ तैर रही होती, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पकड़ के रखना पड़ता है ना, जिस तरीके से शिप को एंकर से पकड़ के रखा होता है ताकि शिप हिले ना रात भर, तो उस तरीके से बोन्स को पकड़े हुए होते हैं हमारे ऑर्गन्स।
इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अगर हमारे बोन्स फ्लेक्सिबल होंगे तो आपको भी पता है आप कैसे चलोगे। What would be the advantage of these properties? Obviously it is like it will help in supporting and also anchoring, and also will make the framework of our body. Bone cells are embedded in the hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. मतलब बोन सेल्स जिस मैट्रिक्स में होते हैं ना, वो ही कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना होता है। मतलब वो एक्चुअली सॉलिड मैट्रिक्स में सेल्स होते हैं। तो अब मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, लेकिन 2 मिनट में। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो क्या। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज लिगामेंट। लिगामेंट दो बोन्स के बीच में आएगा। लिगामेंट दो बोन्स के बीच में आएगा, मतलब दो बोन्स को कनेक्ट करके रखेगा। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए बिकॉज दो बोन्स है, अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो फट जाएगा, तो फिर हमारे बोन्स भी सेपरेट हो जाएंगे। लिगामेंट कंटेंट्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन विथ बोन्स, मतलब इसमें मैट्रिक्स ही कम होता है। अब आते हैं टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फिलामेंट fibrous tissues with great strength but limited flexibility। देखो अगर किसी हड्डी से, देखो मैं हड्डी ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी हड्डी से कोई मसल हमें जॉइन करना है, तो अगर ये ही डांस करने लगा ब्लैक ब्लैक, तो मसल भी डांस करने लगेगा, मसल भी लूज़ हो जाएगा। तो ये लूज़ ना होने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कम चाहिए। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। कार्टिलेज, आपका कान देखो, आपका नाक देखो, ये कार्टिलेज है। आपका गला जो ऐसे स्मूथ स्मूथ जो फील होता है ना अंदर, वो भी कार्टिलेज रिंग्स है। हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है, बहुत सी चीज़ों में कार्टिलेज पाया जाता है। कई बार दो बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है। हमारी जो लास्ट वाली 2 रिब्स है वो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, तो उनको भी पकड़े रखता है कार्टिलेज। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। अब शुगर्स क्यों? बिकॉज शुगर्स आर कंसिडरेबली थोड़े थोड़े बेंड हो सकते हैं। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेसेस। देखो अब ये बोन इतना हार्ड है तो उसके ऊपर वैसे कार्टिलेज आके फिट हो जाएगा। रुको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे कार्टिलेज आके फिट हो जाएगा ताकि ये जब दूसरे बोन के साथ ये बोन बैठ जाए ना तो ज़्यादा दिक्कत, तो ये बोन घिसे ना, समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ भी कार्टिलेज होता है दो बोन्स के बीच में, समझ गए? प्रेजेंट इन नोज ईयर ट्रैकिया, मतलब जो मैंने आपको गले में दिखाया। लैरिंग्स, जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ, जिससे आप भी बोलोगे, वो। वी कैन फोल्ड कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स ऑफ आवर आर्म्स। थिंक ऑफ हाउ टू टिश्यूज आर डिफरेंट, या aren't they different? They are absolutely different. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जिनमें ज़्यादा हवा होती है। फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ये हो गई स्किन, ये हो गई आपके हाथ की ट्राइसेप। तो इसके बीच में जो होगा वो थोड़ा सा ढील, मतलब लूज़ होगा, जिसके अंदर थोड़े थोड़े फैट सेल्स भी होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे क्या? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इससे ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो इनके अंदर से ना नर्व्स भी जाती है, ब्लड फ्लो भी जाता है, फैट सेल्स भी जाती है, और ये ऑर्गन के रिपेयर्स में भी काम करते हैं, रिपेयर में, सपोर्ट में भी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ बाद में देख लेते हैं, लेकिन सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स क्या है? हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, जैसे हो गया हमारा स्टमक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये कहीं पर भी फ्लो हो जाएंगे ना अगर इनको एक जगह पे ऐसे पकड़ के नहीं रखा तो। या फिर यूट्रस होता है तो उसको कहीं ना कहीं पकड़ के रखना पड़ेगा, तो ये पकड़ने का काम भी करते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब क्या है? जो कनेक्ट करके रखेंगे एक दूसरे से, तो इनको हम कहते हैं एरोलर टिश्यूज़। अब नेक्स्ट है कि रिपेयर्स टिश्यूज़। देखो हमारे टिश्यूज़ के सेल्स को एक लाइफ होती है, उसके बाद वो सेल्स मर जाते हैं।
कुछ सेल्स डिवाइड कर लेते हैं। जो मर जाते हैं सेल्स किसी भी वजह से, अगर आपको चोट आ जाए तो वो रिपेयर का काम भी बाहर नहीं, अंदरूनी चोट को रिपेयर करने का काम भी होता है, वो हो जाता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। बोन मैरो के अंदर भी इस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। आई होप ये बहुत ईजीली, बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा है। अब हम ये डायग्राम्स, नहीं रुको, ये छोटा सा है वो कवर कर लेते हैं। वेयर फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये आपका इंटरनल ऑर्गन, ये ऊपर का स्किन, तो इसके बीच में जो पाए जाएंगी, यहाँ पे ऐसे फैट सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम एडिपोज टिश्यू। आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ एक एडिपोसाइट ड्रॉ करके। एडिपोसाइट मतलब एडिपोज टिश्यू की सेल, एडिपोसाइट, साइट मतलब सेल, समझ गए। देखो ऐसी होती है, ये फैट का ग्लोब्यूल होता है और ये सेल होती है इस तरीके से मोटी मोटी। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज इंसुलेटर। ठंडी में मोटे लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती, जैसे मुझे नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ है जो इंसुलेटर का काम करते हैं। या फिर हमें चोट भी नहीं लगती, बिकॉज ये इंसुलेटर्स होते हैं, उन्हें चोट लगती है। हाँ, दर्द होगा, स्किन पे दर्द होगा, लेकिन अंदर चोट नहीं आएगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब ये डायग्राम्स आराम से समझ लेंगे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, आपको कहीं कट लग जाए तो वो कट ऑटोमेटिकली कैसे भर आता है, ऊपर जो रेड क्लॉट्स जमा होते हैं ना, ऐसे ऐसे रेड क्लॉट्स, जो फिर बाद में स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनका काम, तो ये है प्लेटलेट्स का जादू। ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनके बारे में आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन ये जान लो ये सभी WBCs के टाइप्स है। प्लेटलेट्स भी WBC के टाइप्स हैं, लेकिन नहीं भी है, मतलब इनका ओरिजिन कहीं अलग होता है। अब नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, ये है बोन। अब आप कहोगे सर ये हेवरशियन कैनल क्या है, ये कैनाक्यूलस क्या है, तो वो मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ। ये जो बोन होता है ना हमारा, तो ये बोन की ऐसी सेल होती है, उसके अराउंड ऐसा हार्ड मैट्रिक्स होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट के कंपाउंड से बना हुआ होता है। तो कैसा है ना, इस सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये खुद के लिए ऐसा कैनल बना लेता है जिसका नाम है कैनाक्यूली। और फिर इस कैनल को ऐसे वर्टिकली कनेक्ट करने के लिए एक कैनल होता है, उसको हम कहते हैं हेवरशियन कैनल। ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस ये थोड़ा सा डायग्राम का आइडिया लग जाना चाहिए। अब आपको बता देता हूँ कार्टिलेज क्या है। कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज की सेल। कॉन्ड्रो जहाँ भी आएगा वो आपको समझना है कार्टिलेज के बारे में बताया गया है। और ये हालाइन मैट्रिक्स, इसका ज़रूरत नहीं है जानने का, आपको सिर्फ ये जानना है कि इसका ना थोड़ा सा कुछ इस तरीके से सेल हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल, और इसके साइड पे ऐसे 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 सॉफ्ट सा थोड़ा सा कार्टिलेज के मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। आपने ये भी पढ़ा है कि कार्टिलेज का किस तरीके का मैट्रिक्स है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है दैट इज स्मूथ, राइट। थोड़ा सा बेंडेबल होता है, आपका कान ऐसे बेंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम है, जो आपको जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। नेक्स्ट, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या है। अब ये डी जान लेते हैं क्या, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू मतलब जो थोड़ा मतलब ऐसा रिलैक्स टिश्यू होता है, हवा जिसमें होती है, तो उसमें कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अब सारे सेल्स का यूज़ क्या है, मैक्रोफेज जो होता है ना, वो बाहर से आने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स को खा लेता है। कोलेजन फाइबर का यूज़ क्या है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। मास्ट सेल जो होता है, वो मास्ट सेल का भी यूज़ वही है, एलर्जीज वगैरह फॉर्म करना। प्लाज्मा सेल का यूज़ है वेस्ट मटेरियल को निकालना। फाइब्रोब्लास्ट का काम ये है कि ये फाइबर्स को एक साथ रख लेता है। अब नेक्स्ट इज़ एडिपोज टिश्यू। देखो ये फैट ड्रॉपलेट दिख रहा है ना, मैंने जैसा ड्रॉ किया था वैसा, ये बाहर का और ये अंदर का फैट ड्रॉपलेट, ये बाहर का ये अंदर का फैट ड्रॉपलेट, समझ गए।
तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब हो रहे 44 मिनट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब टू विन साइंस। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। 20-25 व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डालते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या है, मसल्स वाले टिश्यूज़ है। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन ये टाइम जाएगा इसमें। और फिर एंडिंग में नर्वस टिश्यूज़, फिर पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी बुक उठानी है, रीड करना है। जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है वो हाईलाइट कर लेना है। आपको वो याद आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप ठीक से पढ़ लो, समझ लो। सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो अभी आएगा। बस 20-25 मिनट के बाद मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी मुझे पानी पीने जाना है, फिर वी विल कंप्लीट दैट। उसके बाद 9th का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। 10th के अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। अच्छा कंटेंट वहाँ भी आ रहा है। हम 10th के भी धीरे धीरे वीडियोस डाल रहे हैं। 2 स्टैंडर्ड्स के मैं डाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।